Hello everyone. Today I'm going to discuss 10 questions on theories of emotions. This is the day 9 of quiz analysis. So this is my Telegram channel. You can join it by typing Psych Quiz 1 on Telegram. So these are the 10 questions. Question number 1 is the assertion says, according to the Cannon-Barth theory of emotions, we feel emotion and experience physiological reaction simultaneously. ओके तो कैनन बार्ट की थ्योरी क्या बोलती है कि हम कोई भी इमोशन और जो उसका फिजिकल रिएक्शन होता है वो दोनों साइमल्टेनियसली यानी एक साथ एक वक्त पे फील करते हैं. ओके सो स्टेटमेंट असर्शन इज करेक्ट. रीजन इज पीपल कैन एक्सपीरियंस फिजियोलॉजिकल रिएक्शन लिंक टू द इमोशंस विदाउट एक्चुअली फीलिंग दोज इमोशंस. यानी कि हम जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है जो इमोशनल सिचुएशन में होता है वो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन को फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम बाद में उस इमोशन को भी फील करें. ओके सो रीज़न इज ऑल्सो करेक्ट. सो आंसर इज बोथ आर करेक्ट बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. व्हाई दिस इज सो? तो पहले तो वॉल्टर कैनन की थ्योरी समझते हैं कि इनकी थ्योरी क्या बोलती है. तो इससे पहले जेम्स लैंग की थ्योरी आ चुकी थी, तो जिसको इन्होंने डिसएग्री किया ऑन 2 ग्राउंड्स. तो पहला क्या था कि पीपल कैन एक्सपीरियंस फिजियोलॉजिकल रिएक्शन लिंक टू इमोशन विदाउट एक्चुअली फीलिंग दोज इमोशंस. यानी कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड योर बॉडी विल शो द सेम इमोशनल द सेम फिजिकल रिएक्शन विच इट शोज ड्यूरिंग एनी इमोशनल स्टेट. ओके तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकल सिम्टम शो कर रहे हो तो आपको इसके बाद इमोशन यू विल एक्सपीरियंस नहीं. ठीक है, वहाँ पे क्या है कि देयर इज ओनली ए फिजिकल सिम्टम ड्यू टू सम अदर रीजन. ओके Next, Cannon also suggested that emotional responses occur much too quickly to be simply products of physical state. यानी कि जो emotional reaction होते हैं वो physical symptoms के पहले भी हो सकते हैं. Like when you encounter a danger in environment, you will often feel afraid before you start to experience the physical symptom associated with fear. Like अगर आपको कोई एक dangerous situation से आप face to face होते हो, so आप पहले afraid मतलब पहले आप emotion feel करना शुरू करोगे. आपकी body बाद में maybe इमोशन के जो सिम्टम्स है, बॉडीली सिम्टम्स है, वो एक्सप्रेस हों उसके. ठीक है, तो वो टाइम गैप इतना कम होता है फिजिकल सिम्टम का और इमोशन का कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कहा जा सकता अकॉर्डिंग टू कैनन कि जो फिजिकल सिम्टम है वो पहले आया और इमोशन बाद में आया. हो सकता है इमोशन पहले आया हो और बाद में फिजिकल सिम्टम जनरेट हुआ. तो अकॉर्डिंग टू कैनन कि देयर कैन बी इमोशनल रिएक्शन बिफोर एनी फिजिकल सिम्टम. ओके और जो टाइम गैप है वो बहुत कम है. सो कैनन एंड बार्थ थ्योरी सजेस्टेड दैट द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन हैपन एट द सेम टाइम एंड दैट वन डज नॉट कॉज द अदर. दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, ना कि ये एक दूसरे को कॉज कर रही होती हैं. तो अकॉर्डिंग टू कैनन एंड बार्थ थ्योरी the both physiological symptom and emotion we experience happen simultaneously. I hope this theory is clear. क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ इमोशन. तो इसके लिए ये समझना ज़रूरी है दैट जो थ्योरीज ऑफ इमोशंस हैं दोज थ्योरीज ऑफ इमोशन आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स. ओके तो वो पार्ट्स हैं फिजियोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव. फिजियोलॉजिकल में आपकी जेम्स बार्ड और कैनन बार्ड की थ्योरी, जेम्स लैंज एंड कैनन बार्ड की थ्योरी आएगी. क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है दैट इमोशन एनी इमोशंस फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं किसी भी इमोशनल स्टेट को फील करते टाइम. ठीक है, उसके बाद न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, न्यूरोलॉजिकल जो थ्योरी है कॉग्निटिव कैटेगरीज ऑफ थ्योरीज ऑफ इमोशंस की, तो न्यूरोलॉजिकल्स आर दोज थ्योरीज जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं. ओके विच टॉक्स अबाउट ब्रेन एंड ऑल. ओके नेक्स्ट इज कॉग्निटिव थ्योरी. तो इट टॉक्स अबाउट थॉट्स फ्रॉम इमोशंस कि हमारे जो थॉट्स, हमारे जो इमोशन है दैट अराइजेस ड्यू टू द मेंटल एक्टिविटी. इट आर्ग्यूज दैट थॉट्स एंड अदर मेंटल एक्टिविटी प्ले एन एसेंशियल रोल इन फॉर्मिंग इमोशन. तो यानी कि इमोशंस जो हैं वो दैट कैन बी ड्यू टू द थॉट्स. हम यानी कि हम थॉट्स से वी कैन एक्सपीरियंस इमोशंस. तो दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ थ्योरीज ऑफ इमोशन. तो जिसमें कि कॉग्निटिव थ्योरीज कौन सी है इसमें? शादर एंड सिंगर की थ्योरी. अभी व्हाट इज शादर एंड सिंगर थ्योरी आई विल एक्सप्लेन लेटर. तो जेम्स लैंग और कैनन बार्ड इस थ्योरी में फिजियोलॉजिकल कैटेगरी में आ जाएगी. Next question is, the James Lange theory of emotion asserts that the self-perception of changes in the body produces an emotional experience. Okay, तो ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है जो जेम्स लैंग की थ्योरी कहता है कि सेल्फ परसेप्शन ऑफ चेंजेस इन द बॉडी. हमारी जेम्स लैंग की थ्योरी क्या बोलती है कि देयर इज अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स और उसके बाद हम उस इमोशन को फील करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू जेम्स लैंग पहले फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है और उसके बाद इमोशन. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेल्फ परसेप्शन ऑफ चेंजेस इन द बॉडी. तो यानी कि जो फिजिकल सिम्टम्स हैं हम उसको पहले फील करते हैं दैट येस वी आर हैविंग सम फिजिकल सिम्टम, वी आर अराउज्ड. उसके बाद कोई भी हम इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी. सो दिस असर्शन इज करेक्ट.
Reason is, according to the James Lange theory, we experience emotion only after physiological arousal has occurred. This is also correct, but the reason is not correct. मतलब reason is not explaining assertion. Okay. तो ये है जेम्स लैंग की थ्योरी। द जो स्टेटमेंट था, द सेल्फ परसेप्शन ऑफ चेंजेस इन द बॉडी प्रोड्यूसेस एन इमोशनल एक्सपीरियंस, ये थोड़ा सा ट्विस्ट करा हुआ है, बाकी ये स्टेटमेंट सिंपल है कि इट ऑफ इमोशन असर्ट्स दैट इमोशन अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल अराउजल। ओके, तो सबसे पहले एक स्टिमुलस है, उसके बाद हमारा परसेप्शन या इंटरप्रिटेशन है। ओके, उसके बाद स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ ऑटोनॉमिक अराउजल यानी कि जो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स है वो, और उसके बाद कोई भी इमोशन जनरेट होता है। सो दिस इज द सीरीज ऑफ जेम्स लैंज थ्योरी। Question number 4 says the statement a stimulus leads to a physiological response that is then cognitively interpreted and labeled resulting in an emotion is supported by which theory? तो ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि कोई भी जो स्टिमुलस है वो पहले फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करती है और उसके बाद वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स लीड्स टू द कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन, यानी हम उस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को लेके कॉग्निटिवली इंटरप्रेट करते हैं और फिर उसके बाद लेबल करते हैं दैट व्हाट वी आर फीलिंग। तो कौन सी थ्योरी इसको सपोर्ट करती है? तो द आंसर इज शार्जर एंड सिंगर थ्योरी। ओके, तो शार्जर एंड सिंगर थ्योरी का ये कहना है कि फर्स्ट हम कोई भी एक फिजियोलॉजिकल अराउजल होगा, ठीक है, उसके बाद हम कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन करेंगे उस अराउजल का, और ये कब होगा? ऑन द बेसिस ऑफ क्यूज फ्रॉम एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे ये याद रखने वाली बात है कि शार्जर और सिंगर थ्योरी वहाँ पे अप्लाई होती है व्हेन वी आर नॉट श्योर ऑफ आवर इमोशंस, जब हमें नहीं पता होता है दैट व्हाट एक्चुअली इमोशन वी आर फीलिंग। तो हम वी टेक द क्यूज फ्रॉम एनवायरनमेंट और फिर हम उस इमोशन को लेबल करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टू फैक्टर थ्योरी बिकॉज देयर इज कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ अराउजल और फिर हम उसको लेबल करते हैं। ओके, तो इस तरह से दो फैक्टर हो सकते हैं। सो आई हैव टोल्ड कि इट इज़ द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ इमोशन। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट द फिजियोलॉजिकल अराउजल अकर्स फर्स्ट, ठीक है, पहले एक फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है एंड देन द इंडिविजुअल मस्ट आइडेंटिफाई द रीजन फॉर दिस अराउजल यानी कि कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन टू एक्सपीरियंस एंड लेबल इट एज एन इमोशन, फिर उसके बाद वो उसको लेबल करता है। अ स्टिमुलस लीड्स टू अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट इज देन कॉग्निटिवली इंटरप्रेटेड एंड लेबल्ड resulting in an emotion. So first of all there is a stimulus, that stimulus leads to physiological arousal, then we will cognitively interpret that arousal and after that we will label that arousal and then it will come to an emotion. Okay, शार्जर एंड सिंगर थ्योरी ड्रॉज ऑन बोथ द जेम्स लैंज थ्योरी एंड द कैनन-बार्ड थ्योरी, यानी कि जो शार्जर और सिंगर की थ्योरी है ये जेम्स लैंग की थ्योरी में से भी है थोड़ा कुछ और कैनन-बार्ड की थ्योरी में भी इसका भी कुछ हिस्सा इसमें है। तो क्या है? लाइक द जेम्स लैंग थ्योरी द शार्जर सिंगर थ्योरी प्रपोजेस दैट पीपल इन्फर इमोशन बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो शार्जर और सिंगर थ्योरी में भी पहले फिजियोलॉजिकल अराउजल की बात हुई है, जेम्स लैंग की थ्योरी में भी उन्होंने बोला था दैट फर्स्ट देयर इज अ फिजियोलॉजिकल अराउजल। तो लेकिन शार्जर और सिंगर की थ्योरी को क्या अलग करती है? द क्रिटिकल फैक्टर इज द सिचुएशन एंड द कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन that people used to label that emotion। वहाँ पे जेम्स लैंग की थ्योरी में डायरेक्ट स्टिमुलस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड देन इमोशन, यहाँ पे क्या है कि स्टिमुलस फिजियोलॉजिकल अराउजल, बीच में क्या है? कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ अराउजल और फिर है इमोशन। ओके, फिर कैनन-बार्ड की थ्योरी से क्या सिमिलर है इसमें? दैट शार्जर एंड सिंगर थ्योरी ऑल्सो सजेस्ट दैट सिमिलर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स कैन प्रोड्यूस वैराइंग इमोशन। तो कैनन जो शार्जर और सिंगर थ्योरी है लाइक कैनन-बार्ड थ्योरी, इट ऑल्सो सेज कि सिमिलर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं जो अलग अलग तरह के इमोशन जनरेट कर सकते हैं, यानी कि हम एक फिजियोलॉजिकल सिम्टम फील कर सकते हैं और जबकि उसके जो इमोशन है वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर आपका आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो बाय चांस, ठीक है, और आपका कुछ भी प्रिपेयर नहीं है, तो यू विल इंटरप्रेट बटरफ्लाइज इन योर स्टमक एज नर्वसनेस। वहीं अगर आपका सब कुछ प्रिपेयर है और एग्जाम देने जा रहे हो आप, तो यू विल इंटरप्रेट बटरफ्लाइज इन योर स्टमक एज एक्साइटमेंट। तो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स दोनों के सेम हैं बट आपका जो इमोशन है दैट डिफर्स। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज सिमिलर टू कैनन-बार्ड थ्योरी। ओके, एक और आई हैव गोइंग टू अपलोड अ वीडियो ऑन डिफरेंस बिटवीन फीलिंग्स एंड इमोशन, मे बी उसका कल का प्रीमियर लगा हुआ है, तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो बिकॉज उसमें आई हैव टोल्ड द कितनी जितनी भी माइन्यूट डिटेल हैं अबाउट व्हाट इज़ इमोशन, तो वो आपको उसमें काफ़ी समझने में हेल्प होगी। तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, वो कल आएगा। ओके, Question number five is, you do not afraid from a barking dog that is behind the fence but get scared when the same dog is in front of a fence. Which theory of emotion explains this example? तो क्वेश्चन का मतलब पहले ये है कि अगर आपने कोई एक बार्किंग डॉग देखा जो कि फेंस के पीछे है, फेंस का मतलब या कुछ भी बाड़ा या कुछ भी ऐसी चीज़ उसके पीछे है वो, ठीक है, तो आप उससे डरोगे नहीं, लेकिन अगर वो इस तरफ है आपके जिस सामने है और आपके और डॉग के बीच में कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है, तो आप ज़्यादा डरोगे, ठीक है। तो ये कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है इस एग्जाम्पल को? तो द आंसर इज कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी। नाउ व्हाट इज कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी?
इसका ये मतलब है कि इट सेज कि हम जो भी देयर इज़ अ स्टिमुलस, उसके बाद हम इस स्टिमुलस को वी अप्रीज, ठीक है, हम थिंकिंग करते हैं, और थिंकिंग के बाद इमोशन एंड फिजियोलॉजिकल अराउजल बोथ हैपेंस एट द सेम टाइम, ठीक है। कैनन बार्ड की थ्योरी जैसे ही है कि फिजिकल और फिजियोलॉजिकल सिम्टम और इमोशन दोनों एक साथ फील होंगे, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट था कि स्टिमुलस के बाद ही जस्ट फिजियोलॉजिकल सिम्टम और इमोशन था। लेकिन कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी में क्या है, स्टिमुलस है, फिर हमारी थिंकिंग है यानी कॉग्निशन है, उसके बाद फिजियोलॉजिकल और इमोशन दोनों एक साथ हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी से आप ये समझ सकते हो कि मीडिएशनल का मतलब होता है जो भी कुछ बीच का हो, मीडिएटर, ठीक है। क्या चीज़, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब थिंकिंग, तो यानी थिंकिंग बीच में आ रही है किसके, हमारे स्टिमुलस के और इमोशन के बीच में। आई होप दिस इज क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू अप्रेजल थ्योरी ऑफ इमोशन, थिंकिंग मस्ट अकर फर्स्ट बिफोर एक्सपीरियंसिंग इमोशन, ठीक है। किसी भी इमोशन से पहले देयर मस्ट बी अ थिंकिंग। So Richard Lazarus was the pioneer in this area of emotion, and this theory is often referred to as the Lazarus theory of emotion. According to this theory, the sequence of events first involve a stimulus, followed by thought, which then leads to simultaneous experience of physiological response and emotion. Okay, तो यहाँ पे क्या था इस एग्जाम्पल में, यू हैव सीन कि हाँ एक डॉग है, ठीक है, लेकिन आपने क्या सोचा कि वो डॉग फेंस के पीछे है, तो इट विल नॉट हार्म मी, तो यहाँ पे आपकी थिंकिंग आई, जिसकी वजह से आपने ये इंटरप्रेट किया कि दैट यू शुड नॉट फील द फियर। ओके, वहीं पे अगर डॉग आपके सामने है एंड यू थॉट कि ये हाँ ये डॉग है, इट माइट हार्म मी, तो वहाँ पे यू माइट फील फियर। जैसे हम लोग जब जू में जाते हैं तो वी सी लायन, बट हमें डर नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे उस कंडीशन में द लायन माइट नॉट हार्म अस, तो वी डू नॉट फील द फियर। ओके, यहाँ पे थिंकिंग है, ठीक है। हम लायन को तुरंत देख के देयर इज़ नो फिजियोलॉजिकल अराउजल, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे जेम्स लैंग थ्योरी, कैनन बार्ड थ्योरी कहती हैं, लेकिन हमने वहाँ पे एक सिचुएशन देखी और उस सिचुएशन को इंटरप्रेट किया, हमने सोचा कि क्या ये लायन हमें हार्म कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है, नहीं कर सकता है, तो इस वजह से वी डू नॉट फील द फियर वाइल सीइंग अ लायन इन अ जू। ओके, so this is cognitive mediational theory of emotion. I hope this is clear. Next question is, which of the theory can explain why different people have different perception of an emotional reaction to the same situation? यानी कि एक सिचुएशन है, अलग अलग लोग उस एक इमोशनल रिएक्शन में अलग अलग तरह से परसीव, अलग अलग तरह से रिएक्ट क्यों करते हैं, उस एक सिमिलर इमोशनल रिएक्शन को अलग अलग डिफरेंट परसेप्शन क्यों होते हैं। तो ये कौन सी थ्योरी है विच एक्सप्लेन्स दिस? ऑब्वियसली दिस इज कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी, बिकॉज इट इज़ द थिंकिंग जो विच मेक्स पीपल डिफर। तो एक इमोशनल रिएक्शन है, उसके मेरी थिंकिंग दूसरी है, आपकी थिंकिंग दूसरी है, आप किसी इवेंट को किसी और तरह से, बाई चांस हमारे सामने डॉग है और बाई चांस मुझे डॉग से डर लगता है, आपको नहीं लगता है, सो वॉट आई विल से थिंक कि हाँ मैं उस डॉग को देख के डरूंगी और आप उस डॉग को देख के नहीं डरोगे, सो वॉट मेक्स माई रिएक्शन एंड योर रिएक्शन डिफरेंट, दैट इज़ द थिंकिंग, ठीक है। तो दिस इज कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी कि जो ये कहती है कि किसी भी इमोशन के जनरेट होने से पहले वी डू अ कॉग्निटिव मीडिएशन, वी डू अ कॉग्निटिव अप्रेजल, और उसके बाद the physiological symptom and emotional reaction happen same time. Okay, so this is the thinking which makes two people different, and due to the difference in the thinking of two people, the reaction which it shows to any particular stimulus, any particular emotional stimulus differs. Okay, I hope this is clear. Question number 7 says, who specified two major types of appraisal method? तो appraisal की बात of course Lazarus ने की है, so the answer is Lazarus. Now what is this two methods? There are primary appraisal and then secondary appraisal. तो primary appraisal का मतलब होता है कि कभी भी कोई stimulus है, कोई भी एक situation है, तो we will see कि whether that situation has any meaning, has any significance for me or not. Okay, उसके बाद अगर सिग्निफिकेंट है, हमारे लिए मीनिंग है, तो हम सेकेंडरी अप्रेजल करेंगे कि विच एसेस द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू कोप विद द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इवेंट। फिर हम ये देखेंगे कि अच्छा मीनिंग है, हम एक कोई सिचुएशन है, अभी मैं एग्जांपल से आगे आपको बताऊंगी, तो वहाँ पे आपके पास क्या उस पर्टिकुलर स्ट्रेसर या पर्टिकुलर सिचुएशन से कोप करने के लिए डू यू हैव एनी एबिलिटी और नॉट। ओके, तो वो होता है हमारा सेकेंडरी अप्रेजल इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमोशन एंड स्ट्रेस, ठीक है। ये स्पेशली इमोशन और स्ट्रेस के लिए था ये अप्रेजल मेथड। Lazarus described primary appraisal as judgment about the degree of potential harm or threat to well-being that a stressor might introduce. तो कोई भी एक स्ट्रेसर है वो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे वेलबींग के लिए और नॉट, तो ये होता है प्राइमरी अप्रेजल कि कोई भी एक स्ट्रेसर आया तो हम ये देखेंगे कि वेदर दिस स्ट्रेसर इज हार्मफुल फॉर मी और नॉट, वो हो गया हमारा प्राइमरी अप्रेजल। उसके बाद हम ये देखेंगे दैट वेदर अगर हार्मफुल है तो कितना हार्मफुल है, और अगर हार्मफुल है तो क्या हमारे पास वो एबिलिटी है कि हम उस स्ट्रेसर से कोप कर पाएँ, तो वो आ जाता है हमारा सेकेंडरी अप्रेजल। लाइक द परसेप्शन ऑफ अ थ्रेट देन ट्रिगर्स द सेकेंडरी अप्रेजल।
ठीक है, अगर हमने ये देखा कि हाँ थ्रेट है हमें, फिर उसके बाद हम सेकेंडरी अप्रेजल में आएंगे। क्या होगा वो सेकेंडरी अप्रेजल? द जजमेंट ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल टू कोप विद द स्ट्रेसर, कि हम ये देखेंगे कि वेदर वी हैव ऑप्शंस टू कोप विद दैट स्ट्रेसर और नॉट, एज वेल एज परसेप्शन ऑफ हाउ इफेक्टिव सच ऑप्शंस विल बी। लाइक सी दिस डायग्राम, यू हैव अ स्ट्रेसर, तो आप पहले देखोगे, यू विल डू अ प्राइमरी अप्रेजल कि आपके लिए वो चैलेंजिंग है या थ्रेट है। लाइक अभी जब ये नेट की एग्जाम की डेट आई थी सितंबर में, आई गेस 20 डेज थे अप्रॉक्स एग्जाम में। सो सम पीपल उन्होंने ये इंटरप्रेट किया कि ओके दे विल टेक इट एज अ चैलेंज कि वो 20 डेज में सिलेबस को पूरा रिवाइज करके और एग्जाम देके आएंगे। एंड कुछ लोग होंगे ऐसा जो डर गए होंगे कि अरे इतना सब कुछ है 20 दिन में कैसे होगा। सो ये हो गया हमारा प्राइमरी अप्रेजल। उसके बाद जिन लोगों ने चैलेंज लिया, ठीक है, उनको लगा कि हाँ वो ये कर सकते हैं, सो पोटेंशियल फॉर गेन और ग्रोथ, तो उनके पास जब चैलेंज लिया तो यानी कि उनके पास कि अगर उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट करा तो इसका मतलब कि हाँ उनके अंदर वो ऐसा फील करते हैं कि हाँ मेरे पास ये काबिलियत है और मैं कर लूँगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ लोग होंगे जिन्होंने थ्रेट फील किया, तो उस टाइम पर क्या होगा? तो मे लीड टू हार्म, लॉस और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। उसके बाद वो सेकेंडरी अप्रेजल करेंगे, ठीक है, ये देखेंगे कि हाँ कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है या नहीं है, ठीक है। फिर उसके भी 2 पार्ट्स होंगे, अगर इफेक्टिव ऑप्शंस हैं हमारे पास तो लो थ्रेट होगा। उसके बाद अगर इनइफेक्टिव ऑप्शंस हैं हमारे पास, ऑप्शंस नहीं अवेलेबल है तो हाई थ्रेट होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, बाय चांस आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे किया और आपको फाइन लग गया 10 लाख रुपीज़ का, ठीक है। तो अगर आपके पास 10 लाख रुपीज़ हैं तो आपके लिए ये लो थ्रेट होगा, ठीक है, आपके पास इफेक्टिव ऑप्शन है, ठीक है, तो यू विल कोप दिस सिचुएशन मच बेटर। जिनके पास 10 लाख रुपीज़ नहीं है देने के लिए, दे विल फेस दिस हाई थ्रेट, ओके, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, दे हैव इनइफेक्टिव। आई होप दिस इज क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज देम इन अ सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू जेम्स लैंग थ्योरी। तो जेम्स लैंग की थ्योरी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ स्टिमुलस, उसके बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा और उसके बाद इमोशन होगा। तो देयर इज अ स्टिमुलस, फाइट ऑफ फ्लाइट का मतलब कि आर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दैट इज द सिंपैथेटिक डिवीजन गेट्स एक्टिवेटेड व्हिच अराइज अस ईदर टू फाइट और फ्लाइट। उसके बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा एंड देन इमोशन। सो 1, 2, 3 एंड 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question is, which theory of emotion implies that every emotion is associated with a unique physiological reaction? तो unique physiological reaction, it is the James Lang कि उनके अकॉर्डिंग हर इमोशन के लिए हमारे पास एक अलग अलग फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होता है, ओके। कैनन बार्ट की थ्योरी में ऐसा नहीं है, उनके अकॉर्डिंग कि हाँ एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन कई सारे इमोशन को जनरेट कर सकता है, ओके। Then question number 10 is, the snarling dog is dangerous and that makes me feel afraid. Which theory supports this statement? तो there is a snarling dog, ठीक है, तो वो डेंजरस है जिसकी वजह से मैं अफ्रेड फील कर रही हूँ। तो कौन सी थ्योरी इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रही है? द आंसर इज शादर एंड सिंगर कॉग्निटिव अराउजल। क्यों? क्योंकि इट टॉक्स अबाउट कि हाँ सैडर और सिंगर की थ्योरी में क्या था कि स्टिमुलस है और फिजियोलॉजिकल अराउजल है। एक्चुअली जो इसकी फ्रेमिंग है, इट शुड बी लाइक दिस क्वेश्चन की, लाइक आई एम अराउज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ स्नार्लिंग डॉग एंड सो आई मस्ट बी अफ्रेड, कुछ इस तरह का इसका होना चाहिए था, बट दिस एग्जाम्पल वॉज गिवन इन सिसरेली, सो आई जस्ट कॉपीड दैट फ्रॉम देयर। तो क्या है कि शादर एंड सिंगर की थ्योरी में देयर इज अ फिजियोलॉजिकल अराउजल, उसके बाद कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ अराउजल एंड देन लेबलिंग ऑफ इमोशन, ओके। सो एंड दिस कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ क्यूज फ्रॉम द इन्वायरमेंट, कि हमने इन्वायरमेंट में देखा कि स्नार्लिंग डॉग है एंड आई मस्ट बी फील अफ्रेड, तो इस वजह से you label that emotion as a fear, okay. I hope these 10 questions are very clear to you. This is a very brief diagram, you can take the screenshot of it, so इससे आपको revision में help मिलेगी, okay. I hope all the questions are clear. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thanks for watching. Have a good day ahead.